प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चला गया प्रथम जो जन आंदोलन था यानी असहयोग आंदोलन, उस पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चला गया दूसरे प्रमुख जन आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करते हैं। गांधी जी अमेरिका के एक महान दार्शनिक थे उस समय, उनसे कुछ समय पूर्व के, जिन्हें थोरो नाम से जाना जाता है, उनसे प्रभावित थे। थोरो का मानना था कि किसी नागरिक समाज में किसी अन्यायपूर्ण कानून का जो विरोध का जो उचित तरीका है वो है विनम्रता के साथ उस कानून को मानने से इनकार कर देना, यानी सविनय अवज्ञा करना। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर है? असहयोग की प्रकृति सविनय अवज्ञा से थोड़ी कम कठोर है। असहयोग से तात्पर्य है कि सरकार को सहायता या सहयोग न देना, जबकि सविनय अवज्ञा से तात्पर्य है सरकार के आदेश का पालन न करना, न मानना और उसकी वैधता को चुनौती देना। असहयोग का प्रमुख जो लक्ष्य था वो औपनिवेशिक शासन का आर्थिक पक्ष था, जबकि यानी कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना वो मुख्य तत्व था असहयोग आंदोलन का। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य था कि इसकी सत्ता की वैधता को चुनौती देना। विपिन चंद्रा जो कि प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उनके अनुसार गांधी जी एक कुशल रणनीतिकार थे। वे अपने विरोधियों को खेल की शुरुआत का मौका नहीं देना चाहते थे। गांधी जी स्वयं ही टकराव का समय व स्थान चुनते थे। वे अपने विरोधियों के हाथों में पासे नहीं सौंपते थे। गांधी जी कार्रवाई को तैयार थे व उन्हें वातावरण भी अनुकूल प्रतीत हुआ। राजनीतिक वातावरण ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से भरा हुआ था। इसका यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व आम जनता में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का काफी संचय हो चुका था। उसके क्या कारण है उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला कारण बताया गया है कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसकी कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 1929 में एक आयोग के निर्माण की स्वयं 1919 में यह अनुशंसा की गई थी। परंतु 1927 में ब्रिटेन में जब रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था तो उन्हें आशंका थी कि 1929 में यदि लेबर पार्टी या श्रमिक दल सत्ता में आता है तो जो 1919 के अधिनियम में जो संशोधन सुझाए जाएंगे वो ब्रिटेन के हितों की अवहेलना उनमें हो सकती है। अतः उन्होंने 2 वर्ष पूर्व 1927 में इस हेतु एक आयोग का गठन कर दिया, यानी 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। उस आयोग में उन्होंने ये ध्यान रखा कि आयोग किसी भी प्रकार से ब्रिटिश हितों के प्रतिकूल कोई परामर्श न दे, इसलिए उन्होंने उसमें सारे के सारे जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज ही लिए, एक भी भारतीय को उस आयोग में शामिल नहीं किया। तो जब भी आयोग के गठन की घोषणा हुई तो उसी समय सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों ने इसके विरोध की घोषणा की और इसका बहिष्कार किया। और लाहौर में जब ये आयोग के विरोध में जब रैली हुई तो उसमें लाठीचार्ज के दौरान उस समय के प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय जी घायल हो गए और कुछ दिन पश्चात उनका देहांत हो गया। उनका ये प्रसिद्ध कथन था कि मेरी छाती पे पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसके ताबूत में ही साबित होगा। दूसरा एक प्रमुख कारण था कि 1929 की विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी थी उसका असर भारत पे भी काफी नकारात्मक रहा। यहाँ पे भी काफी महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई थी, जनता की तकलीफें बढ़ गई थी। तो इस कारण से भी
जनता में शासन के प्रति रोष था। गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व जो ब्रिटिश सरकार थी उसके समक्ष 11 मांगों का एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिनमें प्रमुख मांगे थी नमक कर की समाप्ति, पूर्ण शराबबंदी, सैन्य खर्च में कमी, जो उच्च अधिकारी थे उनके वेतन में कटौती, भूमि कर में कमी, आयातित कपड़ों पर आयात शुल्क लगाना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, तटीय प्रशुल्क बिल लेके आना, रुपए व पाउंड स्टर्लिंग के अनुपात को सही करना आदि। अब हम जो गांधी जी की जो रणनीति थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर उसका विश्लेषण करते हैं। गांधीवादी आंदोलनों में ये सर्वाधिक परिष्कृत था। इसका उद्देश्य उदार तानाशाही के मित्र को तोड़ना था। इससे सरकार को दुविधा में डाल दिया। यदि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करती तो उसकी आलोचना होती और उसका जो वास्तविक चेहरा है वो विश्व के सामने प्रकट हो जाता। इसके विरुद्ध शक्ति का उपयोग न किया जाए तो राज्य की सत्ता को चुनौती मिलती। सरकार प्रारंभ में लंबे समय तक दुविधा में रही। जैसे ही गांधी जी ने अपनी पद यात्रा पूरी की, अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया में विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया और अंत में उन्हें रिहा करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत 1931 के गांधी इरविन समझौते से हुआ। इस आंदोलन को लेके जो प्रमुख उस समय की जो अखिल भारतीय कांग्रेस के जो प्रमुख आलोचक थे, प्रारंभ में जो मार्क्सवादी थे, मानवेंद्र नाथ राय, उन्होंने ये आरोप लगाया कि गांधी जी और ब्रिटिशों में मिली भगत है। यह एक साझा नाटक था। गांधी जी को जैसे ही लगा कि आम जनता कमान अपने हाथ में लेने वाली है, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने इस प्रकार की विदेशी बुर्जुआ वर्ग से हाथ मिला लिया था। जबकि एक अन्य जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, सुदीप्त कविराज, उन्होंने इस मामले में एमएन रॉय के जो विश्लेषण की आलोचना की है। उन्होंने इसमें स्वायत्तता की कमी मानी है। सुदीप्त कविराज के अनुसार एमएन रॉय अपनी विचारधारा के प्रभाव के कारण इस आंदोलन की और गांधी जी की रणनीति की निष्पक्ष समीक्षा करने में असफल रहे हैं। अब हम जो गांधी इरविन समझौता था उसके महत्व पे चर्चा करते हैं। ये प्रथम बार था कि जब किसी भारतीय राजनीतिक दल ने समानता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया हो। इस समझौते के कारण कांग्रेस सरकार के समान धरातल पर आ गई। सरकार ने गांधी जी की निम्न मांगे स्वीकार की थी। ऐसे सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई जिन पर हिंसा में शामिल होने का आरोप न हो, ऐसे जुर्मानों का न वसूल लेना जो अभी तक वसूल नहीं किए गए हैं, जब भूमि जो अभी तक नीलाम नहीं की गई है उसको पुनः लौटाना, उन अधिकारियों के प्रति नरम रुख अपनाना जो आंदोलन में शामिल हुए थे, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक उत्पादन का अधिकार दिया जाना, शराब के ठेकों पर अहिंसात्मक रूप से धरना देने की अनुमति। एक अन्य जो निराशाजनक बात थी वो ये थी कि इस समझौते में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के लिए घोषित मृत्युदंड को रद्द कराने संबंधी प्रावधान शामिल नहीं थे। अगले वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे।